नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम किस मंच पर। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है भारत में अनैतिकता और अराजकता का बढ़ता हुआ डोमेन। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि राजनीति के अंदर जो गिरावट है इस समय वो चारों तरफ देखी जा सकती है। मैं ये नहीं कह सकता कि 10 साल पहले गिरावट नहीं थी, उससे पहले भी गिरावट थी, लेकिन धीरे धीरे हर गुजरते हफ्ते के साथ या साल के साथ हम एक नया निम्नतम स्तर छूते जा रहे हैं। सत्ता सुख सब कुछ हो गया है और जन सेवा उसका एक मुखौटा मात्र रह गया है। इस बात के ऊपर एक बार नितिन गडकरी ने भी कहा था कि जब लोग कहते हैं कि जो सत्ता है वही फाइनल ध्येय होता है और जहां तक जन सेवा है वो सिर्फ एक बहाना मात्र है। और काफी ये बात नितिन गडकरी की भी उछली थी उस समय। दूसरी बात यह है कि अब करोड़ों रुपए खर्च करके एमएलए को खरीद कर सरकारों को गिराना नैतिक बन गया है। इसके साथ ही कई अनैतिक तरीकों के द्वारा जो सिंगल इंजन की सरकारें हैं उनकी फंडिंग को कट करना नैतिक हो गया है। और उसका सबसे लेटेस्ट शिकार इस समय है हिमाचल प्रदेश, जिसकी फंडिंग 5,500 करोड़ रुपए कल कट कर दी गई ताकि वो किसी भी किस्म की नई योजना को लॉन्च ना कर सके और जो वादे किए उसको पूरा ना कर सके। हालांकि उनके मुख्यमंत्री जो है निर्मला सीतारमण से भी उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन ये सरकार उनको कुछ कंसेशन देगी या आरबीआई से कुछ एक अलग किस्म का ओवरड्राफ्ट देगी या जो ड्राफ्ट उनको मिला हुआ था उसके पैसे भी देगी, तो मुझे उसके अंदर बहुत सारे डाउट हैं। हालांकि मोदी जी ने कहा था कि मैं हिमाचल की जनता से बड़ा प्यार करता हूं, मेरा दूसरा घर है और मैं किसी भी हालत में नहीं चाहूंगा कि वो सफर करें, लेकिन वो हर काम जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि 80-20 का मतलब होता है कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, तो ये भी अनैतिकता की एक पराकाष्ठा है जिसको कहा जा सकता है। जब नारी के मामले में, नारी सम्मान के मामले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, तो वहीं पर जो बेटियां हैं भारत की, जो पहलवान बेटियां हैं, उनके साथ जो सलूक किया जाता है और उसके बाद भी सत्ताधीशों की आंख नहीं खुलती है या कानों पर जू नहीं रेंगती है, तो वो आपके सामने है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। अनैतिकता पहले भी थी, मैं कांग्रेस को भी उससे मुक्त नहीं करूंगा, मैं अखिलेश यादव की पार्टी या बीएसपी हो या इसके अलावा और जो बाकी राजनीतिक दल रहे हो, आरजेडी हो, मैं उनको भी मुक्त नहीं करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है कि बहुत सारे नए मानदंड स्थापित कर दिए हैं। अब वो एक किस्म से कहा जाए कि धारा 356 का उपयोग करके राष्ट्रपति शासन नहीं लगाते, सरकारें ही डिफंक्ट कर देते हैं, या तो खरीद लेते हैं या फिर उनको क्रिपल कर दिया जाता है, जैसे कि अब किया जा रहा है। पॉलिसीज को आर्बिट्रेरली इम्पोज किया जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, हालांकि एजुकेशन स्टेट का सब्जेक्ट है या कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन जिस ढंग से इम्पोजिशन हो रहा है उससे यह आभास होता है कि सेंटर अपनी जो डिक्टेट है उनके ऊपर लादना चाहती है। हालांकि स्टालिन ने और सिद्धारमैया ने कल कहा है कि हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी जो पुरानी है उसी को लागू करेंगे और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम कर्नाटक में या तमिलनाडु के अंदर लागू नहीं करने देंगे। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो अनएथिकल है, अनैतिक है। और सत्ता सुख के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी मोड़ तक पार्टियां जा सकती हैं। हिंदू धर्म का सहारा भी लिया जा सकता है, उसमें बजरंग बली की जय भी बोली जा सकती है। बटन दबाकर बजरंग बली की जय बोलो, ये भी प्रधानमंत्री कह सकते हैं। सत्ता के लिए वो किसी को फोन भी कर सकते हैं, जैसे कि हिमाचल में फोन किया था और कहा था कि आप बैठ जाइए, वो नहीं बैठे। और यहां भी कर्नाटक में भी फोन किया था कि हमें आपकी सहायता की जरूरत है। तो अनैतिकता की पराकाष्ठा, यही हमारा विषय है। इसी विषय पर आज बातचीत करने के लिए जो विद्वान आज हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि जो विद्वान आप हमारे चैनल्स पे हैं वो पूरे इंडिया के बड़े स्टार हैं इस टाइम, उनको लोग देखना पसंद करते हैं। वो जाने पहचाने चेहरे हैं, वो कोई नए चेहरे नहीं हैं। लोग उनको सड़कों पर आते जाते पहचान लेते हैं, रेस्टोरेंट में बैठे पहचान लेते हैं, हवाई यात्रा में होते वहां पहचान लेते हैं, रेलवे स्टेशन पे पहचान लेते हैं। लेकिन फिर भी रवायत है, हमारे साथ आज 3 जो विद्वान मौजूद हैं, सभी वरिष्ठ विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं। आलोक भदौरिया जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, सुनील शुक्ला जी, जय हिंद और नमस्कार सर आप सबको। सबसे पहले आलोक जी आपके पास आता हूं। मैंने भूमिका तो बांध ही दी है छोटी सी। जो अनैतिकता का दलदल है और गहराता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सुख के लिए किसी भी सीमा तक उतरना पड़े, किसी भी निम्नतम स्तर पर जाना पड़े, उन्हें कोई गुरेज नहीं है।
इसमें मैं कांग्रेस को भी मुक्त नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कहूंगा कि वो पहले उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा शुचिता का पालन किया हो। आलोक जी, आपकी पूरी परिप्रेक्ष्य के ऊपर टिप्पणी। सत्ता लोगों को और पार्टियों को भ्रष्ट बनाती है, ये कोई नई बात नहीं है। सत्ता का चरित्र एक ही होता है। जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप सत्ता के बारे में बड़े बड़े एक नैतिक मानदंड स्थापित करने की बात करते हैं, और जब आप सत्ता में पहुंच जाते हैं तो फिर उन्हीं का ही आप दुरुपयोग करना चालू कर देते हैं, जिसके खिलाफ आप आपत्ति उठाते हैं। अब याद करिए, भारतीय राजनीति में हमेशा से था कि गवर्नर रूल, आप याद करिए 70 का दशक याद करिए, 80 का दशक याद करिए, एक गवर्नर रूल लग रहा है। ऐसे ऐसे हुआ है कि आंध्र प्रदेश से एनटी रामाराव जो अपने दिल्ली पहुंचे, उन्होंने विधायकों की परेड तक कराई। तो राज्यपाल का पहले भी दुरुपयोग हो रहा था, आज भी वही स्थिति है। आप केरल आ जाइए, और जब धनखड़ साहब जो हमारे पश्चिम बंगाल में थे, तब का आप देख लीजिए। किसी भी आप व्यवस्था में चले जाइए, अब कर्नाटक का अब देखिए फिर वही चालू हो जाएगा। तो सत्ता भ्रष्ट बनाती है, ये बात सही है। गवर्नर के पद का दुरुपयोग किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और इसमें किसी ने भी, कोई भी पार्टी विद द डिफरेंस कहलाने वाली, अपने को जताने और दावा करने वाली पार्टी भी इससे अलग नहीं रही, ये बात सही है। लेकिन एक परिवर्तन आया है। परिवर्तन ये आया है कि इस बार वो संवेदनशीलता को एकदम गर्त में डाल दिया गया है। संवेदनशीलता तो कोई मुद्दा ही नहीं रह गई है। किसी मानवीय व्यवहार का या मानवीय एक आचरण का, उच्च मानदंड का, इसका कोई आधार नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप याद करिए, अगर गुजरात के चुनाव में आप बात करिए, शब्दों को क्या इस्तेमाल होता था, मौत का सौदागर, उसको पलटकर किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। एक और उदाहरण आप याद करिए, एक वो गर्लफ्रेंड थी, वो 50 लाख की थी गर्लफ्रेंड या 5 करोड़ की थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक वो गर्लफ्रेंड के बारे में आया था कि करोड़ों की गर्लफ्रेंड है वो, लाख की ऐसी, शशि थरूर के बारे में रेफरेंस था वो। तो इस तरीके से, और इसके अलावा आप तो कह रहे हैं कि ये नैतिक मानदंड में अनैतिकता की ये बात कर रहे हैं, मैं तो दूसरी बात कहूंगा। एक बार गुजरात का इलेक्शन हो रहा था, गुजरात के इलेक्शन में भाजपा के सर्वोच्च नेता ने क्या शब्द का इस्तेमाल किया था कि मनमोहन सिंह ने वहां पे, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री, एक बैठक होती है और उस बैठक में मतलब वो पाकिस्तान को लेते हुए सब पींगे बढ़ाई जा रही थी, कुछ चीजें तैयार की जा रही थी, बहुत ही डिफेमेटरी था। एक पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, और मैं कहता हूं कि अगर आपके पास में आरोप है, भाई हम लोगों को नहीं पता, पब्लिक डोमेन में बहुत चीजें नहीं होती हैं, लेकिन आपके पास आईबी है, आपके पास रॉ है, आपके पास होम मिनिस्ट्री है, आपके पास तो सब कुछ है। अगर आपके पास ऐसी अगर इंफॉर्मेशन है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो क्या इसका मतलब कि आप देश हित के बारे में नहीं सोचते, अगर ऐसी कोई साजिश हो रही थी तो ये मणिशंकर अय्यर का भी उस समय नाम आया था, वहीं पे बैठक हुई थी। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप कहकर निकल जाते हैं। अब ये जो कहकर निकल जाने की जो प्रवृत्ति होती है ना, मैं इसको मानता हूँ कि ये हाई स्कूल टाइप की प्रवृत्ति होती है। हाई स्कूल होती है कि हम देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। एक समय याद करिए कि हमारे सर्वोच्च नेता ने ये भी बयान दिया था कि मोदी हैं, आप जान लीजिए। ये भी एक शब्दों का बयान था, बड़ा चर्चित हुआ था, कुछ समय वायरल भी हुआ था। तो अब सवाल है कि आप अनैतिकता की बात करें, अब अनैतिकता क्या है भारतीय संविधान में। मुझे तो एक सबसे बड़ी एक अनैतिकता जो समझ में आती है, मैं आपके पहलवान वाले मुद्दे पे बाद में आऊंगा। एक अनैतिकता ये समझ में आती है कि जब आपका चुनाव जब हो रहा है, हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है, लेकिन आप ये कहते हैं कि आप किसी को भी वोट दो, वोट मोदी के पास में जाएगा। तो यानी एक संविधान का जो स्वरूप है, मतलब उस आत्मा है, उस आत्मा की मुझे तो नहीं लग रहा है कि इससे कोई उच्च मानदंड स्थापित हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें ये है कि संविधान के तहत के लोग चुनकर आते हैं, सांसद चुन करके आते हैं, फिर वो एक अपना नेता चुनते हैं। लेकिन आप उस चीज को बदलने की बात की, केवल यही नहीं, एक बार हमारे ये भी आया था कि इतनी जोर से बटन दबाएं कि वो शाहीन बाग तक मैसेज पहुंचे। ये भी था, दिल्ली के चुनाव में ये जुमले का इस्तेमाल किया गया था। और बाकी जुमले तो और हैं कि गोली मारो करके, इस तरीके से जुमले तो आपने वो देखा ही था। एक वो भी था कि लोग घरों में घुसाएंगे, ये सब बयान कौन दे रहे हैं? ये सब उच्च स्तर के लोग दे रहे हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो एक नैतिक मानदंड स्थापित करें। लेकिन अब यहीं पर सवाल है कि आपको एडीआर का भी लेना पड़ेगा। अब एडीआर की जो रिपोर्ट आई ये है, उस रिपोर्ट, अभी कोई नई रिपोर्ट नहीं है,
ऐसा नहीं कि वो साल 2 साल से रिपोर्ट वो दे रहे हैं, सपोर्ट आ रही है। उस रिपोर्ट में आ क्या रहा है? हमारे जो सांसद है, ज्यादा सांसद वो खत्म हो चुका है। सर आपकी आवाज अटक रही, थोड़ा सा आगे आके बात, सर माइक के आगे आके बात कीजिए थोड़ा सा। मुकदमे भी दर्ज है, व्यक्ति वाले मुकदमे की संख्या भी हर पार्टी में। सर आपकी आवाज अटक रही है आलोक जी। भारतीय जनता पार्टी में उस तरीके के दागदार। हेलो, अब आई आवाज साफ? जी जी जी, आवाज कट रही थी अभी। हाँ अभी बात प्रॉब्लम होगी अब जी। अच्छा जी तो प्लीज अब अगर एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक तो आप देखिए कि में भी दागदार, कांग्रेस दागदार, जनता पार्टी में भी दागदार सांसद हैं, और समाजवादी पार्टी में भी है, बसपा में भी है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें दागदार सांसद नहीं है। तो जब दागदार है, जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, और आप याद करिए 2014 में जब संसद के अंदर जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि बहुत दागदार के इन सब के बारे में तत्काल फैसला होगा, जल्दी फैसला होगा, कानून के मुताबिक जल्दी होगा। आज 9 साल से लोग बाट जोड़ रहे हैं। तो सवाल है कि जब वहां फैसले नहीं हो पा रहे हैं, काला धन के बारे में भी था कि पहली बैठक में ये था कि अब एक एसआईटी बनाई गई थी, काला धन था, पनामा पे इस दौरान पनामा पेपर्स लीक के अलावा कई सारे मुद्दे आए। हुआ क्या? पनामा पेपर्स में तो हमारे बगल में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई थी। हमारे यहाँ क्या जांच हुई नहीं पता। तो सवाल ये है कि जब सत्ता का जब चरित्र केवल सत्ता में रहना है, और इससे भी भारतीय जनता पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी इससे जुदा नहीं है, तो आप इससे बहुत बड़े परिवर्तन की उम्मीद करना, उम्मीद लगाना, ये बिल्कुल भी नहीं है, उचित नहीं है। एक चीज और मैं कहूंगा, अब जैसे सीएए का मामला बड़ा चर्चित हुआ था, जबरदस्त हुआ था, इतना चर्चित हुआ था, ऐसा लग रहा था कि असम में सारे के सारे विदेशी आ गए हैं, सारे के सारे एक समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आ गए हैं, बिना कागज पत्तर के रह रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है, अब आप देखते हैं जब वो सीए की जब गिनती चालू हुई, जब नेशनल एनआरसी बना, तो आप तो याद करिए कि हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। उसके बाद से बेचारे चुप हो गए, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। तो सवाल है कि झूठ को फैलाना, आप झूठ को फैलाना आप अनैतिकता बोलते हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि ये 21वीं सदी में झूठ एक बड़ा, मतलब एक नॉर्मल सी चीज हो गई है राजनीति के लिए, कि आपको किसी भी तरीके से अपनी बात ऊंची करनी है, अपनी लकीर ऊंची करनी है, चाहे उसमें कुछ मर्म हो, कोई आधार हो, चाहे ना हो। यही रेसलिंग फेडरेशन वाले में भी है। और ऐसा नहीं है रेसलिंग फेडरेशन में कोई बहुत बड़ा कमाल हो गया, ये तो ओलंपिक मेडल है, ओलंपियन है इसके लिए। लेकिन अगर आप एनसीआरबी की अगर रिपोर्ट देखते हैं, उसमें भी क्या होता है, बहुत जगह अभी भी एफआईआर नहीं होती है, अभी भी कार्रवाई नहीं होती है, बहुत सारे लोग अभी भी छूट जाते हैं। सवाल है कि अगर कन्विक्शन रेट अभी भी बहुत कम है, अगर बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत चीजों की अभी जरूरत है। और मुझे एक शब्द बोलकर मैं खत्म करूंगा, एक वाक्य बोलकर, अगर आप अगर आप कहते हैं कि हमारी जीडीपी, मैं अभी एक तत्काल की बात करता हूँ कि जीडीपी नंबर इतने आ गए, सब ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, तालियां बजाई जा रही हैं, सब पीटा जा रहा है, लेकिन अगर ये सच्चाई है तो वो 82 करोड़ को राशन क्यों दिया जा रहा है? आप तो कह रहे हैं कि सबकी रिकवरी हो रही है, सबकी रिकवरी नहीं हो रही है, ये भी झूठ है। तो केवल एक नैतिकता को केवल आप सच से मत मानिए, झूठ से भी मानिए कि आप के शेप रिकवरी को आप जनरल रिकवरी बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा झूठ है। इस झूठ से भी हमको समझना पड़ेगा, इसको भी अनैतिक मानना पड़ेगा। लेकिन 21वीं सदी में क्या ऐसा हो पाएगा? दिनेश।